Good morning, student. How are you? I hope you are safe and healthy at home. It is a challenge for us to stay at home. Students, do not roam without any reason. Stay at home and do your homework. बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आप घर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। बच्चों, अब तक जो है हमने हिमालय के जो अपवाह तंत्र था उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो अपवाह तंत्र है उनके बारे में जो है हमने अभी तक जाना है। आज जो है हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, यह अपवाह तंत्र जो है वो अपनी जो पूर्ण अवस्था के अंदर जो है वो पहुंच चुका है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, वो चौड़ा व उथला होने से जो है वो काफ़ी प्रभावित है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार के अंदर से भी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती है। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, सेम एज प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ या तो अरब सागर में गिरेगी या गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। बच्चों, यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की संख्या कम है और वो नदियाँ छोटी भी है। अरब सागर के अंदर जो दो महत्वपूर्ण नदी है, जिनमें से नर्मदा और तापी प्रमुख है, जबकि बाकी जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सभी जो है इनके कंपेयर जो वो ज़्यादा बड़ी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भाग में कुछ नदियां जो है वो उत्तरी भाग में जो है वो निकलती है, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का ये अंग है। उसके बाद जो प्रमुख जो नदी तंत्र है उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता ये है कि ये अपना सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती और बारहमासी नहीं है। ये इसके वजह से ये होता है कि इसका जो एरिया, जिस एरिया में ये बाढ़ भी जो है कम लेकर आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब जो प्रायद्वीपीय जो भारत की जो नदियाँ हैं उनमें कौन कौन सी जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नदियाँ आती हैं। बच्चों, यहाँ हम करते हैं सबसे पहले महानदी के बारे में। फर्स्ट जो है महानदी के बारे में हम करेंगे। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो बच्चों, ये एक उड़ीसा के अंदर जो बहने वाली जो प्रमुख नदी के अंदर जो ये आती है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है और इस नदी द्रोणी का जो है 53% जो है वो भाग मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में जो है वो 47% भाग और उड़ीसा राज्य में जो है ये विस्तृत होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 47% जो भाग है वो उड़ीसा राज्य के अंदर आता है। इस प्रकार जो है यह उड़ीसा की जो है एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। सेकंड है गोदावरी। बच्चों, जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार की या दक्षिण भारत की जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का वही महत्व है जो हिमालय के अंदर गंगा नदी का है, क्योंकि गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। उसी प्रकार दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर गोदावरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है
वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित यानी अपने जल को जो है वो गिराती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो जो बाकी जितनी भी जो दक्षिण की जो नदियां हैं उनके अंदर जो ना यह सबसे बड़ी नदी है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग जो है बच्चों वो है महाराष्ट्र के अंदर, 20% जो भाग है वो है अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग जो बच गया वो आंध्र प्रदेश में जो है वो बहता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके अंदर जो है पेनगंगा, इंद्रावती, ब्रह्मपुत्र, मंजरा जो है इसके प्रमुख अपवाह जो सहायक नदियां हैं। बच्चों इसमें जो है ना आप लोग दो ही जो है प्रमुख सहायक नदियों के नाम याद रखें, एक तो पेनगंगा, दूसरी जो है वैनगंगा जो है इसके दो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं। इसके डेल्टाई भाग में ही जो है ना संचालन संभव है। राजामुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है। तो बच्चों इसके अंदर भी जो है निचले भाग के अंदर ही जो है संचालन का जो परिवहन है वो किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सेंद्री में महाबलेश्वरम के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। ये नंबर 2 पर आती है, नंबर 1 पर गोदावरी, उसके बाद में कृष्णा नदी जो है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत के अंदर, दक्षिण भारत में। इसका कोयना जो एक सहायक नदी है, तुंगभद्रा और भीमा इसके प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग जो है वो महाराष्ट्र में है, 44% भाग जो है वो कर्नाटक में है और 29% भाग जो है वो आंध्र प्रदेश में है। बच्चों उसके बाद दक्षिण भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है कावेरी नदी। बच्चों यह एक ऐसी सिंगल नदी है दक्षिण भारत के अंदर जिसमें 12 मासी पानी जो है वो बहता रहता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोंगाडू जिले में ब्रह्मागिरी है उसकी जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो कुल 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये नदी जो है वो नदी है जिसमें 12 माह से पानी बहता है दक्षिण भारत के अंदर। अदरवाइज़ बाकी जो नदी है वो बरसात के सीजन में इसमें पानी होता है, बाकी अदरवाइज वो सूख जाती है, बट ये नहीं सूखती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है गर्मियों के अंदर उसमें वहाँ पर वर्षा होती है और निम्न क्षेत्रों के अंदर जो है उत्तर पूर्वी जो मानसून जो सर्दियों में जो वर्षा होती है, तो इस कारण जो है इस नदी के अंदर सर्दियों और गर्मियों में बारिश होती है, तो वहाँ पर जो है इस नदी के अंदर पानी बहता रहता है। इस नदी का द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग जो तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी जो प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो है काबिनी, भवानी और अमरावती। बच्चों अब हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की बहने वाली नदियाँ। दो प्रमुख नदी है जिनके नाम है नर्मदा और दूसरा जो है वो तापी नदी। नर्मदा जो है वो अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण से सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य यह भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड
यानी कि वो वहाँ पर जो गार्स का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। बच्चों, जो यहाँ पर जबलपुर के अंदर धुआंधार जो जलप्रपात है, ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक जो है यहाँ पर जलप्रपात मतलब कि वाटरफॉल जो है ये बनाती है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वहाँ संगमरमर के जो है पहाड़ है, और उसमें जब वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत ही प्राकृतिक का एक अद्भुत नज़ारा जो है वहाँ देखने को मिलता है। बच्चों, अगर आपको कभी मौका मिले वहाँ विजिट करने का तो उस क्षेत्र को कभी भी मिस मत करना। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जो है यह बाचौड़ के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है। 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनंद मुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी के ऊपर जो है बनाई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं तापी नदी के बारे में। यह दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है जो पश्चिम दिशा में बहने वाली है। ये पूर्व से स्टार्ट होती है और पश्चिम की तरफ जो है ये जाती है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है अपवाहित करती है। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसके अंदर बच्चों 79% जो है वो भाग आता है महाराष्ट्र के अंदर, 15% आता है मध्य प्रदेश में, और ओनली 6% जो इसका जो पार्ट है वो गुजरात में आता है। तो ये है हमारी दो महत्वपूर्ण नदियाँ जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अपना पानी को जो है वो अरब सागर में गिरा देती है। अब दूसरी जो अन्य महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं भारत के अंदर उनके बारे में हम करेंगे। अब अरावली पर्वत की हम लेते हैं। राजस्थान के अंदर लूनी नदी जो है वो सबसे बड़ा जो है वो नदी तंत्र है राजस्थान के अंदर। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो कि गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहते हुए कच्छ केरल में जा मिलती है और वहाँ जाकर जो है ये लुप्त हो जाती है। इसका पानी जो है वो सागर तक नहीं पहुँच पाता, रास्ते में जो है इसका पानी लुप्त हो जाता है। तो ये थी राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी। अब हम बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इसका मार्ग छोटा क्यों है? क्योंकि गुजरात की छोटी नदियाँ जो है वहाँ उसमें ढूंढ सकते हैं, जैसे माही नदी है, साबरमती नदी है, तो वो आप लोग जो वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, वो ज़्यादा लंबी नदियाँ नहीं हैं। बच्चों, यहाँ पर ये कहते हैं कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनकी लंबाई जो है वो अधिक नहीं है, बट ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि अरब सागर के अंदर जो है ये बहती है और वहीं उसका पानी जो उसमें गिरा देती है। अब हम बात करते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। इसमें जो नदियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन नदियों के ऊपर जो है काफ़ी नदी परियोजनाएं जो है वो स्थापित की जा चुकी है, जिसमें जो है एक जिक्र आएगा आपके आगे। स्वर्णन रेखा के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका जो जल जो है वहाँ पर लगने वाले स्टील प्लांट को जो काफ़ी उसको नीड रहती है। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है उसकी भी जो नीड काफ़ी रहती है वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ वाले जो एरिया वहाँ उसके लिए। तो पूर्व की ओर बहने वाली जो छोटी नदियाँ हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपने सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ छोटी होने के बावजूद इन नदियों का ही बड़ा ही महत्व है, जिसमें स्वर्णन रेखा, जिसका मैंने नाम पहले आप लोगों को बताया था, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पलार जो नहीं ये महत्वपूर्ण जो नदियाँ स्थित है। इसके अंदर ब्राह्मणी और जो स्वर्णन रेखा है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो नदी परियोजना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नदी अपवाह प्रवृत्ति के आधार पर जो है हम उनको क्लासीफाई करेंगे, उनको जो है डिवाइडेड करेंगे, उनको जो अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।